एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज हम ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रमुख नायिका ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण करेंगे। ध्रुव स्वामिनी प्रस्तुत नाटक की प्रमुख नारी पात्र है। नाटक की संपूर्ण कथा उसके चरित्र के इर्द गिर्द घूमती है। प्रमुख कथा का फल भी ध्रुव स्वामिनी को ही प्राप्त होता है। नाटक की प्रमुख समस्या का उद्घाटन भी ध्रुव स्वामिनी के चरित्र के माध्यम से ही किया गया है। अतः नाटक की नायिका के पद की भी वही अधिकारिणी है। प्रस्तुत नाटक में ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो ध्रुव स्वामिनी चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विवश व बंदनी नारी। नाटक के आरंभ में ध्रुव स्वामिनी को विवश, निरीह और राजबंदनी नारी के रूप में दिखाया गया है। वह अपने वैवाहिक जीवन से दुखी व असंतुष्ट है। उसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध रामगुप्त से करा दिया जाता है। वह एक कायर, अयोग्य, मद्यप और विलासी पुरुष है। उसका अमेल राक्षस विवाह सदा उसकी अंतरात्मा को कचोटता रहता है, किंतु वह इस पीड़ा को सहने के लिए विवश है। वह महादेवी होते हुए भी सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित है। उस पर खड्गधारणी दासियों का पहरा भी लगा हुआ है। नंबर 2, भावुक एवं सहृदय नारी। ध्रुव स्वामिनी भावुक एवं सहृदय नारी है। कुमार चंद्रगुप्त को स्मरण करते हुए उसका भावुक हृदय पाठक के सामने इन शब्दों में प्रकट हो जाता है। हाँ, मैंने देखा था इस निरभ्र प्राची का बाल अरुण। इसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वारा बाहुपाश में बांध लेने की अनुभूति स्मरण करती हुई वह कहती है, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा और क्षितिज के निर्जन में सायंकालीन क्षितिज आकाश से मिला लिया हो। इस कथन में ध्रुव स्वामिनी के हृदय की भावुकता झलक उठती है। नंबर 3, प्रेम की मूर्ति। ध्रुव स्वामिनी के हृदय में नारी सुलभ प्रेम की भावना विद्यमान है, किंतु वह रामगुप्त के कठोर एवं कुत्साहित व्यवहार के कारण अत्यंत क्षुब्ध एवं व्यथित बनी रहती है। फिर भी उसके हृदय में चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम की धारा प्रवाहित होती रहती है। वह उसका यह प्रेम स्वाभाविक एवं नैसर्गिक है। अभी तक उसे ज्ञात नहीं है कि वह चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता है और छल कपट से उसका विवाह रामगुप्त से हो गया है। अगली हेडिंग, चौथी, पति परायण अबला। ध्रुव स्वामिनी में न भारतीय नारी के आदर्श विद्यमान हैं। वह भारतीय नारी की भांति विषम परिस्थितियों में अपने अयोग्य पति से भी समझौता करने को तैयार है। वह अपने अयोग्य पति के पांव पड़कर अपने नारित्व की रक्षा की भीख मांगने में भी संकोच नहीं करती। अगला 5वां, स्वाभिमान की गरिमा। जैसे ही ध्रुव स्वामिनी को विश्वास हो जाता है कि उसका कायर पति शकराज की शर्त मानकर उसे उसके पास भेंट के रूप में भेज रहा है, वैसे ही ध्रुव स्वामिनी की आत्मसम्मान की भावना आग की लपटों की तरह भड़क उठती है। वह ललकार कर अयोग्य, कायर एवं मध्यप रामगुप्त को कहती है, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों में स्त्री को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊँगी। अगली हेडिंग, छठी, सात्विक क्रोध की प्रतिमा। ध्रुव स्वामिनी भी अन्य नारियों की भांति हाड़ मांस की बनी नारी है। उसका भी मान सम्मान है। वह मान सम्मान पर ठेस पहुँचने पर तिलमिला उठती है जब शिखर स्वामी उसे यह मंत्रणा देता है कि रानी को राष्ट्र रक्षा यज्ञ को में बलि देनी होगी, अर्थात उसे शकराज की संधि शर्त स्वीकार करके उसके पास उपहार रूप में जाना होगा। तब वह सात्विक क्रोध में दीप्त हो उठती है। अगली हेडिंग, 7वीं, तेजस्विनी। वह जब ध्रुव स्वामिनी यह देखती है
कि उसके अनुनय विनय तथा आग्रह अनुरोध का रामगुप्त पर कोई प्रभाव नहीं होता और वह उसे अपने शत्रु के पास एक उपहार के रूप में भेजने के लिए दृढ़ संकल्प है, तब उसकी वाणी में एक अद्भुत तेज के दर्शन होते हैं। वह रामगुप्त को ललकारती हुई कहती है, नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की कोई वस्तु शीतलमणि नहीं हूँ जिसमें रक्त की तरह लालिमा है। मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। आठवां पैराग्राफ, गुणों से अद्भुत पारखी नारी। ध्रुव स्वामिनी में अच्छे बुरों की पहचान करने की अद्भुत क्षमता है। वह रामगुप्त को अयोग्य, कायरता, क्रूरता को पहचानने में देरी नहीं लगती। वैसे ही वह चंद्रगुप्त की वीरता, अदम्य साहस, अपूर्व पराक्रम, उग्र आवेश, तीव्र बलिदान भाव और नारी के प्रति सम्मान की भावना को शीघ्र ही भांप जाती है। 9वीं हेडिंग, अद्भुत वीरांगना। ध्रुव स्वामिनी को प्रसाद जी ने भारतीय वीरांगना के रूप में उपस्थित किया है। वह विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी साहस एवं धीरज नहीं छोड़ती। उसकी वीरता का प्रमाण उस समय मिलता है जब वह चंद्रगुप्त को के मना करने पर भी उसके साथ सकराज के दुर्ग में चली जाती है। सकराज के सामने चंद्रगुप्त के साथ खूब वाद विवाद करती है तथा कटार निकालकर सकराज के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इतना ही नहीं, वह सकराज से कहती है कि इस बात का निर्णय आज हो जाना चाहिए कि हम में से कौन ध्रुव स्वामिनी है। साथ ही चंद्रगुप्त का उत्तरीय झटके के साथ खींचकर उसके वास्तविक रूप को सकराज के सामने प्रकट कर देती है। अगली 10वीं हेडिंग, करुणामय नारी। ध्रुव स्वामिनी के हृदय में केवल वीर भाव ही नहीं अपितु हृदय में नारी की करुणा, सहानुभूति, क्षमा, ममता आदि कोमल भाव वृत्तियां भी कम नहीं हैं। कोमा को सकराज का सब ले जाने की आज्ञा देती हुई वह नारी के इन्हीं गुणों को प्रदर्शित करती है। वह व्यंग करती हुई कहती है कि पुरुष के प्रेम के नाम पर जलना है तो जलो। निरीह मिहिर देव और कोमा की रामगुप्त द्वारा निर्मम हत्या पर वह शोक प्रकट करती है। वह मानव के दानव बन जाने पर दुखी है। एक स्थान पर वह कहती भी है, मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है। अगली हेडिंग, प्रेरणादायिनी नारी। ध्रुव स्वामिनी केवल शोभ और विचारों में लीन नहीं रहती अपितु वह अपने आसपास की गतिविधियों के प्रति भी सतर्क रहती है। जब वह देखती है कि रामगुप्त और उसके सैनिक बिना किसी कारण ही चंद्रगुप्त, सामंत कुमार आदि सबको बंदी बना रहे हैं और चंद्रगुप्त कुछ नहीं कर रहा, तब वह चंद्रगुप्त को स्पष्ट शब्दों में प्रेरित करती हुई कहती है, कुमार, मैं कहती हूँ तुम प्रतिवाद करो। किस अपराध के लिए यह दंड ग्रहण कर रहे हैं वो झटक दो इन लोह संकलाओं को। आगे अगली हेडिंग 12वीं, व्यवहार कुशल नारी। भावुक होते हुए भी ध्रुव स्वामिनी अत्यंत चतुर एवं निपुण तथा व्यवहार कुशल है। वह अपनी व्यवहार कुशलता से मंदाकिनी को अपनी हितैषी बना लेती है। इसी प्रकार पुरोहित को पुनः धर्मशास्त्र देखने के लिए बाध्य कर देती है। राजनीति के दाव पेच न जानते हुए भी वह सामंत कुमारों को अपने पक्ष में कर लेती है। इसी प्रकार राज्य परिषद के सदस्यों के सामने अपने पक्ष को इस ढंग से प्रस्तुत करती है कि वे अपना निर्णय उसके पक्ष में देने के लिए विवश हो जाते हैं। शिखर स्वामी जैसे क्रूर एवं कूटनीतिक को भी वह रामगुप्त के विरुद्ध कर देती है। वह अपनी व्यवहारिक बुद्धि के बल पर ही चंद्रगुप्त को अपनी वाग्दत्ता और अपने पिता द्वारा दिए गए अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विद्रोह करने के लिए तैयार कर देती है। रामगुप्त से मुक्ति पाने और पुनर्लग्न में सफलता प्राप्त करना ही उसकी व्यवहारिक बुद्धि को सिद्ध करते हैं। आगे निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, अतः सार रूप में कहा जा सकता है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के सभी पात्रों में ध्रुव स्वामिनी का चरित्र अधिक गतिशील एवं प्रभावशाली है। वह भारतीय नारी के सच्चे आदर्श को स्थापित करती है। प्रसाद जी के नारी पात्रों में उसका प्रमुख स्थान है। वह प्रसाद जी की अमर नारी पात्र है। यह था
ध्रुवस्वामिनी नाटक का चरित्र चित्रण। आशा करता हूँ आप सभी को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।